ताऊ जी की मृत्यु का समाचार मिला तो मन गहरे तक विषाद से भर उठा। इस संसार से उनका रिश्ता कई वर्ष पहले ही टूट गया था, जब मोनिका बहन जी की बारात लौटने की धमकी मिली थी और ताऊ जी ने कमरे में बंद होकर आत्महत्या का प्रयास किया था। डॉक्टरों के अथक प्रयास से वे बच तो गए, पर अपना मानसिक संतुलन खोने की कीमत पर जो जीवन उन्हें मिला, उसमें न तो पारिवारिक स्नेह बचा, न मधुरता। 10 वर्ष का लंबा अंतराल उन्होंने अपनी जीवित लाश ढोते हुए भोगा था। अमित कार्यालय से लौटे तो सुनकर दुखी हुए। ताऊजी रेलवे की नौकरी में उच्च पद पर तो नहीं थे, पर उनकी कुर्सी को उनके सहयोगी कामधेनु गाय कहकर पुकारा करते थे। वे चीफ गुड्स क्लर्क के पद पर थे और अपनी ड्यूटी समाप्त कर जब घर लौटते तब जेबें नोटों से भरी रहती। घर में विलासितापूर्ण चीजें भरी पड़ी थी। बच्चों की उंगली उठाने की देर होती कि चीज फौरन घर आ जाती, पर ताई के आंचल में चीजें समा नहीं पाई। वे थी एक नंबर की आलसी। रसोई घर में जाना न पड़े इसके वे बहाने ढूंढा करती। शाम को अक्सर खाना या तो बाहर खाया जाता या बाहर से मंगा लिया जाता। जब बिना पसीना बहाए घर में धन आता है, तब वह अपने साथ कई व्यसन भी ले आता है। ताऊ जी को शराब की ऐसी लत पड़ी कि बिना उसके रात कटती ही न थी। बच्चे पढ़ाई के प्रति यूं लापरवाह हुए कि उत्तीर्ण अनउत्तीर्ण की चिंता से वे मुक्त हो गए। उनकी ओर ध्यान देने की चिंता न माँ को थी न बाप की। अनाप शनाप जेब खर्च मिलने से बच्चे बिगड़ते गए। वे स्वच्छंद हो ऐसे क्रियाकलापों में संलग्न हो गए जो सामाजिक मर्यादा के विपरीत था। ताऊ जी के पद को पाने के लिए उनके दूसरे सहयोगी भी प्रयत्न करते थे, पर ताऊ जी की पहुंच अच्छी थी और दूसरे उनका भाग्य भी प्रबल रहा कि कई वर्षों तक वे उस पद पर विराजमान रहे। उनका रहन सहन ऐसा विलासपूर्ण था कि क्या कोई लखपति रहेगा। लकदक कपड़ों में वे कोई उच्च पदस्थ अधिकारी लगते। घर में नौकर चाकर रख लिए गए थे। 3 मंजिला आलीशान मकान भी बन गया और सयानी होती हुई बेटी मोनिका का सारा दहेज और जेवर भी बनवा लिया गया। तब किसी ने गहरे बैठकर उनके वह कुर्सी हथिया ली थी। शेर के मुंह जब मनुष्य का खून लग जाता है, तब वह आदमखोर हो जाता है और फिर एक दिन वह मारा जाता है। ताऊ जी नए पद पर रिश्वत लेते पकड़े गए और मुअत्तल कर दिए गए थे। कुछ दिनों तक स्थिति यथापूर्ण रही। सबके हाथ खुले हुए थे। संचित धन का काफी भाग मुट्ठी में से रेत की भांति निकल गया। तब ताऊ जी की आंखें खुली थी। सयानी होती बेटी के हाथ पीले करने और नालायक बेटों को कहीं काम धंधे पर लगाने की चिंता उन्हें सताने लगी थी। महीनों की दौड़ धूप के बाद एक परिचित के माध्यम से बेटी के लिए एक उचित वर वे तलाश कर पाए थे। बातचीत में वर के माँ बाप बड़े सरल और सभ्य लगे थे। ताई जी से सलाह ले उन्होंने फिर विलंब नहीं किया था। आनन फानन में सब तय हो गया था। मोनिका का दहेज पहले से ही तैयार था। उन्हें इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। विवाह से पूर्व वर पक्ष ने नकद की मांग की और यह आश्वासन मिलने पर कि विवाह पर कुछ नहीं लेंगे। ताऊ जी ने तय की गई रकम विवाह पूर्व ही रस्मों पर वर पक्ष को सौंप दी थी और निश्चिंत होकर बारात के स्वागत की तैयारियों में वे व्यस्त हो गए थे। निश्चित दिन धूमधाम से बारात आई थी। बारातियों के स्वागत सत्कार में ताऊ जी ने कोई कसर नहीं रखी थी। इकलौती और नाजों से पली बेटी थी। उसकी विदाई की कल्पना करके एक सप्ताह पहले से ही वे उदास रहने लगे थे। वरमाला के समय वर के पिता ने ताऊ जी से अकेले में कुछ व्यक्तिगत विशेष बात करने की इच्छा प्रकट की थी और वे दोनों एकांत में चले गए थे। समधे जी, वरमाला से पहले निश्चित धन मिल जाए तो। वर के पिता ने ताऊ जी से फुसफुसाते हुए कहा। निश्चित धन? पहले तो ताऊ जी आश्चर्य से अवाक उनकी ओर कुछ क्षण तक देखते रह गए थे। वह तो आपने विवाह के पहले रस्मों पर ले ली थी और यह आश्वासन दिया था कि अब विवाह पर कोई मांग नहीं रखेंगे। ताऊ जी के मुख पर अभी भी विस्मय गहराया हुआ था। आपको कोई गलतफहमी हुई लगती है। वह धन तो विवाह पूर्व के रस्मों के लिए ही था। आखिर उन रस्मों पर भी तो धन रखा जाता है, या यूं ही खाली हाथों वे रस्म निभाए जाते हैं। आप तो अनुभवी है, कहीं ऐसा संभव है भला? वर के पिता के मुख पर कपट स्पष्ट परिलक्षित होने लगा था। पर मेरे पास तो अब धन का कोई प्रबंध नहीं है। मैं तो आश्वस्त था और उसी के अनुसार सभी मदों में व्यय कर चुका हूँ। ताऊ जी के चेहरे पर निहिरता और बेबसी उपस्थित थी। आप कैसी बात कर रहे हैं समधी जी? इन बातों पर तो वही यकीन करेगा जो आपकी वास्तविकता न जानता और न समझता हो। आप तो चीफ गुड्स क्लर्क रहे हैं। इतने बड़े स्टेशन के लाखों के वारे न्यारे किए हैं आपने। ये सब बातें मुझसे छिपी नहीं है। वर के पिता रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। पर अब स्थिति वैसी नहीं है। दूसरे, आजकल तो आप जानते हैं, नौकरी से मुअत्तल होने के उपरांत आधी तनख्वाह पर गुजर बसर करना पड़ रहा है। ताऊ जी के गले से करुणा टपक
रही थी। अरे समधी जी, मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। देर मत करिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। वर के पिता घड़ी पर दृष्टि जमाए बोले। ताऊ जी ने जब अपनी असहायता फिर से कही तब वर के पिता क्रोधित हो उठे थे और उन्होंने बारात वापस ले जाने की धमकी दे दी थी। उस धमकी से ताऊ जी काँप उठे थे। उनकी आँखों से आँसू जाते देर न लगी। भावावेश में उन्होंने वर के पिता के पैर पकड़ अपनी इज्जत और बेटी के जीवन की दुहाई दी थी। पर वर के पिता का पत्थर हृदय न पसीजा था। वर के पिता ताऊ जी को ठोकर मारकर तेजी से विवाह वेदी तक आए थे और क्रोध में वर से बोले थे, चलो उठो, यह विवाह नहीं होगा। ताऊ जी ने बस इतना सुना था। इसके बाद बिना किसी से कुछ बोले, बिना किसी की ओर देखे, नीचे दृष्टि किए वे अपने कमरे में बंद हो गए थे। इधर घर के लोगों में हड़कंप मच गया। कारण जानने के लिए ताऊ जी की तलाश की जाने लगी। उनका कमरा बंद पाकर सभी किसी अनहोनी की आशंका से सिहर उठे। दरवाज़ा पीटने और आवाज़ें लगाने के बाद भी जब उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तब लोगों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया था। ताऊ जी पलंग पर सीधे लेटे थे और उनके मुख से झाग निकल रहा था। अस्पताल में रात भर डॉक्टरों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया था। इधर जब वर को अपने पिता की लालसा और उसी कारण अपमान से ताऊ जी के जान देने की बात हुई तब उसने स्पष्ट कह दिया, पिताजी आप जाते हैं तो जाए, बाराती लौटाना चाहते हैं तो उन्हें भी ले जाए, पर अब मैं विवाह इसी लड़की से करूँगा। वर के चेहरे पर दृढ़ता की अलख हर कोई देख रहा था। मजबूर होकर वर के पिता को उसकी बात माननी पड़ी। उसी विवाह वेदी पर विवाह संपन्न कराया गया और दूसरे दिन सुबह मोनिका विदा भी हुई। विदा होने से पहले रोती हुई मोनिका ने अपने पिता को देखने की इच्छा प्रकट की थी, पर ताऊ जी तब तक बेहोश पड़े थे। डॉक्टरों से यह आश्वासन पाकर कि खतरे की अब कोई बात नहीं, मोनिका विदा हो गई थी। ताऊ जी महीने भर अस्पताल में पड़े रहे थे। शारीरिक रूप से तो वह स्वस्थ करा दिए गए, पर मानसिक अस्वस्थता दूर नहीं हुई थी। अस्पताल से घर आते ही वे मोनिका के कमरे में गए थे। उसे ना पाकर बदहवास से उसे इधर-उधर ढूंढने लगे थे। ना जाने उनके शरीर में इतनी शक्ति कैसे आ गई कि भागते हुए पूरा घर छान मारा। कहीं ना पाकर वे भय मिश्रित स्वर में पुकारने लगे थे, मोनिका, मोनिका। जब ताई जी ने उन्हें शांत कराते हुए बताया कि मोनिका ससुराल में है, तब अवाक विस्फारित नेत्रों से वे ताई जी को देखने लगे थे। बड़ी देर बाद उनकी आवाज़ निकली थी, क्या मोनिका ससुराल चली गई? उसकी बारात नहीं लौटी? उनकी आवाज़ से महसूस किया जा सकता था कि उन्हें ताई जी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, उसकी बारात नहीं लौटी। दामाद जी बड़े समझदार निकले। सबका विरोध कर वे उसे आदर सहित अपने घर ले गए। अब मोनिका ससुराल में खुश है। बीच में एक बार वह दामाद जी के साथ आई थी। वे दोनों तुम्हें अस्पताल में देखने भी गए थे, पर तुम उन्हें पहचान ही नहीं पाए। कहते-कहते ताई जी उदास हो उठी थी। मोनिका ससुराल चली गई, मोनिका ससुराल चली गई। वह खुश है, वह खुश है, दोहराते हुए ताऊ जी अपने कमरे में चले गए थे। फिर तो अधिकतर वे कमरे में ही बंद रहते, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाहर निकलते, न किसी से कुछ बोलते, न कोई कार्य करते और न किसी के कार्य में दखल अंदाजी करते। उनकी सारी दुनिया उनके कमरे में ही सिमट कर रह गई थी। अस्पताल से घर आने की सूचना पाकर मोनिका पति के साथ ताऊ जी से मिलने आई थी, उल्लासित मन लिए। जब वह ताऊ जी से मिलने गई तब बेटी को देखकर वे भाव विभोर हो उठे थे और उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई थी। मोनिका भी उनसे लिपटकर अपने आंसुओं को न रोक पाई थी। मोनिका के पति विनोद ने जब ताऊ जी को प्रणाम किया तब उन्हें देखते ही ताऊ जी भड़क उठे थे। क्रोध से उनकी मुट्ठियां तन उठी थी। वे चिल्लाते हुए बोले, ये यहाँ कैसे आया? इसको किसने अंदर आने दिया? यह बारात लौटा ले जाएगा, मेरी मोनिका का जीवन बर्बाद हो जाएगा। वे एक डंडा लेकर विनोद के पीछे दौड़े थे। सबने रोकने की बहुतेरी कोशिश की, पर उन्हें कोई रोक नहीं पाया था। विनोद को वे गली के मोड़ तक खदेड़ आए थे। फिर तो जब जब भी विनोद आए ताऊ जी का यही रौद्र रूप दिखाई पड़ा। डंडा लेकर उन्हें चौराहे तक भगा आने की पुनरावृत्ति होती रही। इतना अपमानित होने के उपरांत भी ना तो उन्होंने जाना छोड़ा, न मोनिका को आने से रोका। वही लोग उनके मानसिक संतुलन को बिगाड़ने के जिम्मेदार थे। ससुराल आकर अपमानित होने में उन्हें अपने अपराध का पश्चाताप करना हो, पर उन्होंने कभी ऐसा जाहिर
नहीं होने दिया। पिछली बार ताऊ जी से मिलने गई थी, तब वे बहुत असक्त हो गए थे। उनकी नौकरी का भी कोई निर्णय नहीं हुआ था। बहाल भी हो जाते तो नौकरी कहाँ कर पाते बेचारे। वे अपने होश में ही नहीं थे। घर की आर्थिक स्थिति भी डवाडोल हो गई थी। दोनों लड़के बेरोजगार थे और आवारागर्दी में लिप्त। ताई जी घर और ताऊ जी को संभालते संभालते असमय ही बूढ़ी हो गई थी। दहेज के दानव ने इस घर की खुशहाली को छिन भिन कर डाला था। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब